नमस्ते बच्चों, आप सबका मेरे चैनल बालाजी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। मैं राकेश कुमार पिछले 10 साल से ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, परंतु बच्चों के विशेष आग्रह पर आज मैं ऑनलाइन वीडियो डाल रहा हूं। आशा है आप सबको पसंद आए। अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं क्लास 10वां का चैप्टर नंबर 1 बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या को जानने से पहले हम इस चैप्टर में आपको बारी बारी से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, यूक्लिड लेमा, गणित का आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड एल्गोरिथ्म और परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इन सभी टॉपिकों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो 4 एक्सरसाइज इस विषय वस्तु का है, उसका हम सॉल्यूशन आपको बारी बारी से देंगे। चैप्टर प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या जानने से पहले आप सबको बारी बारी से इन सभी संख्याओं के बारे में गहराई से जानना जरूरी है। इसके लिए हम आपको प्रारंभ करते हैं प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, इसे n से सूचित किया जाता है। और आपको बता दें कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसी भी वस्तु का जब काउंटिंग हम करते हैं तो हमेशा 1 से ही प्रारंभ होता है। 1, 2, 3, 4, 5 और so on आगे की ओर हम उसको गिनती करते हैं। तो गिनती की संख्याएं अनंत हैं। 1, 2, 3, 4 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है। अनंत एक अपरिभाषित शब्द है जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। प्राकृत संख्या को फिर से हम बता रहे हैं कि नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि गिनती की संख्या है। गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इसे हम शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं, वो गिनती की संख्या कहलाती है। गिनती की प्राकृत संख्या के बाद हमारा अगला जो नंबर है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। आप देख सकते हैं गिनती की संख्या 1 से शुरू हो रही है। यहाँ पूर्ण संख्या में भी 1 से 2, 3, 4, 5 और so on आगे जा रही है, परंतु 1 से पहले किसको शामिल किया गया? 0 को शामिल किया गया। 1 से पहले 0 को शामिल किया जाता है। तो 0 से जब 0 इंक्लूड हो जाता है गिनती की संख्या में, तो वह संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी आप देख सकते हैं प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हो रहा है? 1 से कहाँ तक? अनंत तक। पूर्ण संख्या में भी 1 से अनंत तक है। यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में भी शामिल हैं। सिर्फ कौन शामिल नहीं है प्राकृत संख्या में? 0 शामिल नहीं है। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसको आप समझ के, याद करके और समझ के रखें कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। सम संख्या, इसे इवन नंबर जानते हैं। सम संख्या के से हम लोग परिचित भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। 2 से पूरा पूरा कट जाता है। 2 से भाग देने पर जो संख्या पूरा पूरा कट जाए वह सम संख्या होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 120, 140, 148, ये तमाम संख्याएं अनंत संख्याएं हैं। सम संख्याएं, कोई भी संख्या अनंत संख्या है। तो सम संख्याएं भी अनंत हैं और उनका पहचानने का नियम है कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह सम संख्या है। उसके बाद
विषम संख्या, ऑड नंबर। इसका ठीक उल्टा है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या विषम संख्या कहलाता है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, जिसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगली जो संख्या है वह है भाज्य संख्या, जिसे हम कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। कंपोजिट नंबर, ये भाज्य संख्या आपके इस चैप्टर में, ये जो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या का चैप्टर है, इसमें भाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। इसे हम इस वे में समझ सकते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं यानी खुद यानी अपने के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, जो संख्या एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। इसको हम ऐसा समझें कि जो भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है, इसका हम लोग क्लास 8 में भी जानते हैं, संख्याओं का गुणनखंड निकालना, संख्याओं को तोड़ना। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम 6 का गुणनखंड ज्ञात करें तो 2 से लगेगा 3 बार में, और फिर 3 से तोड़ेंगे तो 1 तो लगातार जाते रहेगा। तो हमको 1 को एक ही बार काउंट करना है। एक संख्या है तो एक बार काउंट करना, इसको बार बार काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप समझिए कि 6 को हम अगर तोड़ते हैं तो 2 गुने 3 और गुने 1, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 गुने 2 गुने 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो गुणनखंड का जो संख्या है वो कितना है? 1, 2 और 3, 3 है, 3 गुणनखंड इसके होंगे। तो इसका परिभाषा हम दूसरे भाषा में भी दे सकते हैं कि जिन संख्याओं का, जिन धनात्मक संख्याओं का या जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से अधिक हो। जैसे अधिक क्या, अब आप मान के चलें, इसको देखें, 24 एक संख्या है। 2 से हम भाग लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 12 बार में। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 2 से भाग लगाएंगे, कितने बार में कटेगा? 3 बार में। और 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 1 बार में। अब अगर इसका हम गुणनखंड की संख्या जानना चाहें तो 1, 2, 3, 4 और कितना है? 5 है। इसका कितना गुणनखंड होगा? 5 गुणनखंडों की संख्या 5। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 1 ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1 तो सबका, 1 जो है सबका गुणनखंड है, सभी संख्याओं का गुणनखंड 1 है, चाहे वो भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, किसी भी प्रकार का संख्या हो, उसका गुणनखंड 1 तो है ही। उसके बाद देख लीजिए इसका संख्या 1, 2, 3, 4, तो ये कौन है? भाज्य संख्या है। इस तरह के बहुत सी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं। 35 को ले लीजिए, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 से 7 बार, 7 से 1 बार, कितना गुणनखंड हो गया? 1, 2, 3, यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3। तो जिस संख्या का गुणनखंडों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाएगा, या जो 1 और अपने के अलावे किसी दूसरी भी संख्या से कट जाए वह भाज्य संख्या होगा। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप देख रहे हैं। अभाज्य संख्या इस परिभाषा से थोड़ा सा अलग, जो संख्या 1 और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, 1 से कटे या खुद अपने से कट जाए, बाकी किसी भी संख्या से विभाजित ना हो,
2 को ही हम ले लें, 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। 3 1 से विभाजित होगा या 3 से होगा। 5 या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। अब इसका हम अगर गुणनखंड 5 का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या लगेगा, 5 बार 1 बार, यानी 5 गुणे 1। 2 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 1, है ना। 11 का गुणनखंड होगा 11 गुणे 1। 17 का गुणनखंड होगा 17 गुणे 1, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितना है, 2। सभी में, सब में देखिए कितना संख्या है, 2। तो इसको भी हम परिभाषित करते हैं अपनी तरफ से कि जिस संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या 2 है, 2 से अधिक ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य कहेंगे। या फिर क्या बोलेंगे, एक और अपने के अलावा किसी दूसरे से न कटे, उसको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है वह है सहअभाज्य संख्या। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर 2 संख्याओं का जोड़ा होता है, हमेशा 2 संख्या होगा और जोड़ा के रूप में होगा। अब इसको समझना यह है कि जिन 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी मासा 1 हो, 1, उसे हम एक दूसरे का सहअभाज्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ 4 और 5। 4 और 5 का अगर महत्तम हम निकालें, मासा निकालें, तो आप देख सकते हैं कितनी बार लाएगा, 4 से 1 बार में घटाएंगे कितना आएगा, 1। अब ऊपर से फिर क्या उतारेंगे, 4, कितने बार में लाएगा, 4 बार में, क्या हो गया, 0, यानी कट गया। ठीक है। इसका मासा कितना आया, 1 आया। हम इसको इस वे में समझें कि 4 और 5 का कॉमन फैक्टर, माने कॉमन जो भाजक जो है 1 है। 4 तो 2 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, लेकिन उसी 2 से 5 नहीं कटेगा। यहाँ पर 4 1 जो है वो 4 को काट रहा है और 1 5 को काट रहा है, यानी दोनों जिस संख्या से कट रहे हैं वो क्या है, 1 है। तो ऐसी 2 संख्याओं का जो युग्म होगा जो 1 से कटे, उनको एक दूसरे का सहअभाज्य बोलेंगे। 4 और 5 सहअभाज्य संख्याएं हैं। 5 और 6 सहअभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ भी जब कटेगा तो 1 से कटेगा 5 और 1 से कटेगा 6, बाकी किसी संख्या से भी दोनों नहीं कटेंगे। उसी प्रकार से 15 23 और so on बहुत सी संख्याएं ऐसी हैं जो एक दूसरे के अलावे, माने 1 के अलावे किसी से भी ना कटेगा। तो जिन 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, या जो 2 संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे, किसी और दूसरी संख्या से दोनों ना कटे, यानी कॉमन फैक्टर दोनों का 1 ही हो, दोनों जब भी कटे तो एक ही संख्या से कटे और वो संख्या क्या होगा, 1 हो, तब ऐसी स्थिति में वो दोनों सहअभाज्य होंगे। ठीक है। तो सहअभाज्य किसे बोलेंगे, सहअभाज्य वैसी 2 संख्याएं हैं जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो, या वैसी 2 संख्याएं जो सिर्फ 1 और 1 ही से कटे, तब एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, सहअभाज्य कहलाएंगे। यहाँ पर 5 6 का सहअभाज्य है और 6 5 का सहअभाज्य है। 4 5 का सहअभाज्य है और 5 4 का सहअभाज्य है। 15 53 का सहअभाज्य होगा और 53 15 का सहअभाज्य होगा। ठीक है। ये सहअभाज्य संख्या का परिभाषा है। अब पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को किससे सूचित किया जाता है, जेड से सूचित किया जाता है। सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं तथा 0 पूर्णांक संख्या कहलाता है। नंबर लाइन हम लोग पढ़े हैं। संख्या रेखा में किसी भी एक बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। 0 के दाहिने तरफ 1 2 3 4 और so on आगे बढ़ते जाएगा, और 0 के बाएं तरफ माइनस में हम लोग आते जाते हैं। ये सभी संख्याएं, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है। ये सभी संख्याएं इंटीजर कहलाती हैं, सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। इस सभी को पूर्णांक बोलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज हम कह सकते हैं,
देख लीजिए, सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक है। सभी प्राकृत एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक है। और सभी निगेटिव नंबर, सभी ऋणात्मक संख्याएं जितनी हैं वो सब क्या हैं? पूर्णांक है। अब है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर, इसे क्यू से सूचित किया जाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और Q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी जितनी भी संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जैसे मान लिया हम यहाँ पर देते हैं 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। -7 को -7/1 लिख सकते हैं। ठीक है। 0/1 यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। -5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -5/1 लिखा जा सकता है। 2/3 यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 2/0 हम लिख दें तो वह क्या है? परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि Q = not 0। Q = not 0। 0 क्या नहीं हो सकता है? Q जो है 0 नहीं हो सकता है, किसी भी भिन्न के रूप में हर कभी भी 0 नहीं होगा। वैसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। और अगला हम अब लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, एक शब्द है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। सभी पूर्णांक जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक जितने भी पूर्णांक हैं, सभी परिमेय संख्याएं हैं, परंतु सभी परिमेय संख्या देखिए, सभी परिमेय संख्या कौन सा? अब आप देख लीजिए, हम लोग पूर्णांक के बारे में यहाँ पर समझे थे, माइनस, नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव जितनी भी संख्या है। लेकिन अगर 2/3, क्या 2/3 पूर्णांक है? नहीं है। 2/3 पूर्णांक नहीं है, है ना। लेकिन ये परिमेय संख्या है, तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब हम चलेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे हम इरेशनल नंबर भी जानते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या √2, √3, √5, √7, √8, √9, लेकिन √4 इक्वल टू क्या होता है? 2, यानी √4 परिमेय संख्या है, लेकिन वही √5, √3, √2, √7, √8 परिमेय संख्या नहीं है। इसे हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो दशमलव के बाद इसका जो वर्गमूल निकलता है, वर्गमूल में दशमलव के बाद इसका जो भी अंक आता है वो P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता है। वैसे हम √2 को 1.414 लिख देते हैं, लेकिन ये 414 पूरा मान नहीं है। 414 के बाद और भी संख्याएं हैं जो कि अनंत तक जाती हैं, बदलते हुए संख्या आती हैं, तो वो नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अब इसको देख लीजिए, जैसे मान लिया कि एक संख्या हम लिख रहे हैं 1.2345125425432 7। अब ये आप समझ लीजिए, इस तरह के संख्या लगातार ही आगे चलते जाएगा, तो इसको कभी भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कभी भी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या के ग्रुप में बिहार बोर्ड में अक्सर पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन, पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? पाई
हम लोग पाई से परिचित हैं। पाई परिमेय संख्या है या पाई अपरिमेय संख्या है? तो हम लोग जान लें पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप बोलेंगे कि सर पाई को तो 22/7 के रूप में व्यक्त किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए पाई का मान 22/7 एक्यूरेट मान नहीं है। गणितज्ञों ने इसे मान लिया कि पाई को 22/7 के रूप में व्यक्त हम कर सकते हैं, परंतु 22/7 पाई का पूर्णतः मान नहीं है। इसलिए 22/7 अगर कहीं लिखा हुआ मिले तो इसे हम परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। 22/7 कहीं भी हमको मिल जाए तो हम परिमेय बोलेंगे, लेकिन 22/7 के स्थान पर अगर हमको पाई मिल जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। याद रखिए पाई अपरिमेय संख्या है, परंतु 22/7 परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह है उसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। यानी वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आ गया और अपरिमेय संख्या भी आ गया। यानी वास्तविक संख्या संख्याओं का मुखिया है। इसके अंदर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आते हैं। अब आपको समझना है, यहाँ पर कुछ ऐसा भी प्रश्न आपको मिलेगा जिसे आपको समझ के चलना है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह में कोई कॉमन बताइए। कौन सा ऐसा शब्द है जो, कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों में शामिल है? हम लोग बोलेंगे कि परिमेय और अपरिमेय में कोई भी कॉमन संख्या नहीं है। कभी कभी प्रश्न पूछा क्या सभी अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? बोले नहीं। क्या सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं? नहीं। यानी परिमेय और अपरिमेय के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई नहीं। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन सभी वास्तविक संख्या ना तो परिमेय होगा और ना ही अपरिमेय होगा। कुछ वास्तविक संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती हैं। लेकिन परिमेय संख्या सभी के सभी जो हैं वो वास्तविक होंगी, अपरिमेय सभी के सभी वास्तविक होंगी। और तमाम संख्या जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, तमाम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्या के समूह में हैं, जिसका एक नमूना हम आपको दे रहे हैं। इस तरह से आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या, यहाँ तक आपका जो वस्तु विषय है वास्तविक संख्या, वो संख्या समाप्त होती है। हम आगे आज एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप देख सकते हैं। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले इसको बताया कि भाग में, जो हम बचपन से भाग बनाते आ रहे हैं, उसमें 4 प्रकार के भाग का 4 अंश होता है, या भाग में 4 प्रकार के इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या होता है? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं पहले से भी। भाज्य
भाजक, भागफल और शेषफल। यूक्लिड ने क्या कहा, भाज्य को ए का रूप दे दिया, बताया कि ए है और भाजक बी है। इस ए और बी को जब हम भाग से तोड़ेंगे तो एक हमको मिलेगा भागफल मिलेगा जिसको क्यू से, और शेषफल मिलेगा जिसको आर से उन्होंने सूचित किया। कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक, अद्वितीय कि इससे के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं हो सकता। कौन? Q और R जो पूर्णांक मिलेगा वो Q और R के अलावे और कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। इसको हम लोग ऐसे समझें कि दो संख्या, एक संख्या मान लिया कि अपना 42 है और एक संख्या मान लिया कि 8 है। अब यूक्लिड ने कहा कि जो बड़ी संख्या हो उसे आप A मान लें और छोटी जो संख्या हो उसे आप B मान लें। अब B यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि यहाँ A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, और Q भागफल है और R शेषफल है। तो उन्होंने कहा कि जिसे हम A मानेंगे उसे भाज्य बना दिया जाए और जिसे B माने उसे क्या बना दिया जाए, भाजक। भाजक वो है कि जिससे भाज्य में भाग दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करें कि इस प्रकार से भाग तो सबको देने आता है। 8 पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार में, 8 पंजा 40, शेष बचा कितना हुआ 2। तो ये उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर हम भाग देते हैं तो इसमें यह क्या हो गया, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, यह हो गया भागफल और यह हो गया शेषफल, है ना। इसको हमको कैसे लिखना है, यहाँ ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से जो बताया गया है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल है, आर क्या है, शेषफल है। अब यहाँ पर एक टर्म और कंडीशन उन्होंने और दिया, यहाँ पर जो ध्यान दिया कि आर जो शेषफल होगा वो शेषफल 0 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। शेषफल क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी शेषफल कभी माइनस में नहीं होगा। दूसरा, आर जो है कभी भी बी से बड़ा नहीं होगा। बी से बड़ा नहीं तो क्या, तो भाजक से बड़ा नहीं होगा। बी क्या है, कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये उन्होंने बताया, किसने, किन्होंने, यूक्लिड ने बताया। तो यहां भी आप ध्यान दीजिए कि जो A बराबर बी क्यू प्लस आर हम चल रहे हैं, A किसके बराबर है, 42 के बराबर। B किसके बराबर है, 8 के बराबर। Q आपको क्या मिला, 5 मिला, और R क्या मिला, 2 मिला। अब आपको आगे चैप्टर जब आप पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो उसमें अक्सर प्रश्न आएगा, दिया हुआ रहेगा कि 42 और 8 दो संख्याएं हैं, इस संख्याओं से आप Q और R ज्ञात करें। ये दो संख्याएं दी गई हैं, इन दो संख्याओं से Q और R ज्ञात करें। अब आपको Q और R ज्ञात करना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम भाग देंगे और भाग दे करके इस तरह से हम उसको लिख देंगे, और लिखने के बाद हम बोल सकते हैं कि Q बराबर 5 और R बराबर 2। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी बिहार बोर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम कोई दूसरा संख्या ले सकते हैं, हम कोई संख्या ले लें 105 और 510। 105 और 510 क्वेश्चन आपको देगा कि 105 और 510 में Q और R ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, Q और R ज्ञात करें। वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे। एक इसको मान लेंगे जो बड़ा है, बड़ा कौन है, 510। बी कौन है, 105। 105 510
अब हम क्या करेंगे, बगल में भाग देंगे, 105 से 510 में भाग देंगे। कितने बार में, 4 बार में। कितना आ जाएगा, 420। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 90। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, 4। आर की जगह पर क्या लिखेंगे, 90। ठीक है, बड़ी आराम से हमको मिल गया, क्यू बराबर कितना मिल गया, 4, आर बराबर कितना मिल गया, 90। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम आपको इससे आगे चर्चा हम करेंगे। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यह सारांश देते हुए, अगर आपको ये क्लास हमको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा चैनल बालाजी मैथमेटिक्स क्लास जो है उसको ज़रूर लाइक करेंगे। और सारांश में हम आपको बताते चलें कि आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के साथ साथ वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या को पढ़ा है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम कल फिर आपके पास उपस्थित होंगे। नमस्कार।